जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है इस सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक के वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में। और ध्यान देना, ये अर्थमेटिक के ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चंस को बिना किसी वेरिएबल मतलब बिना किसी एक्स वाई जैसे वैल्यू को एज्यूम किए हुए क्वेश्चन को मेकअप कर सकते हो। बट उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए उस क्वेश्चन के अबाउट, इवन उस कॉन्सेप्ट के अबाउट। तो आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना है, ना कि किसी फॉर्मूले पे कि कैसे इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दें। हाँ, क्वेश्चंस में फॉर्मूले भी अप्लाई होते हैं, बट मेरा मानना ये है कि अगर आप फॉर्मूले याद करोगे, फॉर्मूले का यूज़ करोगे, तो आप पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करोगे, फिर इसमें एज्यूम करो कि कैसे फॉर्मूला लगाना है। तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट से। जहाँ पर आपके 1 घंटे पे आपको 60 मिनट पे जहाँ पे 40 सवाल सॉल्व करने हैं, यहाँ आपको 20 मिनट पे 30 सवाल सॉल्व करने हैं। तो उस वाली कंडीशंस पे और एग्ज़ाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो एग्ज़ाम सेंटर में जब बैठे होते एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी प्रेशर होता है आपको अच्छा परफॉर्म करने का। तो आप गलतियाँ बहुत कर सकते हो। तो हमें ट्राई ये करना है कि अगर हमें मैक्सिमम स्कोर करना है तो हमें लॉजिक के थ्रू चलना चाहिए, राइट। हमें किसी तरीके का प्रेशर फार्मूले का नहीं लेना चाहिए। हमें केवल लॉजिक और केवल कंसेप्ट पता होना चाहिए। किसी एक कंसेप्ट से जैसे क्या होता है कि आपको कोई अगर कंसेप्ट पता है, लेट से आपको SICI का कंसेप्ट पता है, उसके डिफरेंस का पता है, तो आप उस पर आए हुए किसी तरह के भी सवाल को आप आसानी से कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के कि आप फॉर्मूले याद हैं नहीं याद हैं। ओनली आप एम्फेसाइज करो अपने कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, वो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। तो अर्थमेटिक में जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आपका रेशियो सबसे अच्छा होना चाहिए। रेशियो अगर आपका अच्छा है तो आप अर्थमेटिक के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से बना सकते हो, ठीक है। और परसेंटेज आपको सॉल्विंग करनी है, तो रेशियो एंड परसेंटेज ओनली 2 ऐसे आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे आप ऑलमोस्ट एग्जाम पे आए हुए 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, 50% क्वेश्चन यू कैन सॉल्व, ठीक है। सो द क्वेश्चन हियर, चलते हैं अपने क्वेश्चन में। कह रहा द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 7% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 29.40 रुपीज़। सो फाइंड द प्रिंसिपल। सो इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ। कह रहा है कि जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का, किसी एक पर्टिकुलर सम है, कोई एक स्पेसिफिक सम है, प्रिंसिपल है, जिसको मूलधन आप बोलते हो, उस पर 7% पर एनम का कंडीशन लगा हुआ रेट है और टाइम कितने साल का है, 2 साल का है। तो 29.40 का डिफरेंस आता है। कि इनके बीच में डिफरेंस आता है उनकी कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, पहले साल का, दूसरे साल का, और सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का और दूसरे साल का। उन दोनों का जब ऐड करोगे तो उनका जब डिफरेंस निकालोगे तो इट्स कम्स हियर 29.40। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको ध्यान दे देना है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सेम है। यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल जो है वो सेम है और यहाँ पे रेट जो है वो सेम है, जो कि कितना है यहाँ पे रेट 7% पर एनम, ठीक है। तो हमें क्या डिटरमाइन करना है, हमें प्रिंसिपल्स फाइंड करना है। चलते हैं अब कैसे करेंगे इसके लिए। तो कोई फॉर्मूला नहीं आपको याद रखना है कि SI = PRT/100 होता है, या अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल होता है 1 + R/100⁻n होता है। कोई इस तरीके के कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले आपको यूज नहीं करने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो। तो हमने क्या किया, अपने जो ये परसेंट है, देखो जो भी क्वेश्चन में परसेंट दिया होता है वो हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ध्यान देना, आप क्वेश्चन को रीड करो और देखो कहाँ पे परसेंट लिखे हुए हैं, आप वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो 7% लिखा था रेट, तो हम क्वेश्चन को देखो यहीं से स्टार्ट करेंगे, हमारा एजम्पशन यहीं से चलने वाला है, ठीक। तो ये आपको पकड़ना है, तो पहला पॉइंट आपको ये पकड़ना है, ठीक। अब 7% का मतलब क्या हुआ, 7/100, ऐसा मतलब 100 पे 7 मिलेगा आपको। मतलब 7% इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, 100 रुपये में आपको 7 रुपये मिलेंगे, 1000 रुपीज़ में आपको 70 रुपीज़ मिलेंगे। दैट इज़ मीनिंग आप 7% पर एनम। सो व्हाट आई एज्यूम हियर कि अगर हमारा 100 रुपीज़ प्रिंसिपल होता, ये मेरा क्वेश्चन का एजम्पशन है, ये मेरा एजम्पशन है, मुझे निकालना क्या है, मुझे प्रिंसिपल ही निकालना है। इसका मतलब कि मैंने एज्यूम कर लिया कि अगर मान लो 100 रुपये होता थोड़ी देर के लिए, तो 100 रुपये में क्या कहानी चलने वाली है देख लेते हैं। तो अगर 100 रुपीज़ प्रिंसिपल होता तो सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली पहले साल हमें 7 रुपये मिलता और दूसरे साल भी हमें 7 रुपीज़ रिसीव्ड होता, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है, इक्वल होता है। सो आपको पहले साल भी उतना ही मिलेगा और दूसरे साल भी आपको उतना ही मिलेगा।
लेकिन अगर उसी प्रिंसिपल पे और उसी रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल तो कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होगा। तो आप एक पॉइंट नोट कर लो, फर्स्ट ईयर के लिए एस आई इज इक्वल टू सी आई, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, प्रिंसिपल इज सेम, रेट इज सेम। ठीक, सो द फर्स्ट ईयर के लिए एस आई सी आई में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन सेकेंड ईयर के सी आई में क्या होता है कि आपको जो प्रीवियस ईयर का सी आई मिलता है वो तो आपको रिसीव होता ही होता है। देखो 7 रुपीज आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्योंकि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इट इज अ प्रिंसिपल, ये सॉरी इट इज अ इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट। क्या होता है ये, इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट, IOI। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट से बनता है। मतलब कि आप कह सकते हो कि हमारे पास अगर 7 रुपीज सी आई बना था यहाँ पे, अगर हमारे पास 7 रुपीज सी आई था पहले साल का, तो दूसरे साल का जो सी आई होगा वो पिछले साल का सी आई तो आपको मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा, लेकिन आपको एडिशनल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट, मतलब 7 पे 7% आपको और मिलेगा। तो 7 का 7% कितना होगा, 7 का 7% 0.49 होगा, 7 7 या 49, और परसेंट है तो नीचे 100 होता है, तो 100 मतलब ऊपर 2 जीरो के बाद आप डेसिमल लगा दो, तो 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा, कितना बन गया, 7.49 बन गया। ठीक, एज्यूम हमने क्या किया, 100 इज माई प्रिंसिपल। ठीक है, सो हियर आपने देखा यहाँ पे कि टोटल एस आई जो हमारा कितना बन रहा है, 7 + 7 14 रुपीज बन रहा है, बट टोटल सी आई हमारा कितना बन रहा है, 7 + 7% ऑफ 7 दैट इज 14.49 बन रहा है। तो इसका मतलब कि जो डिफरेंस आ रहा है आपका एस आई और सी आई में, पहले साल में तो 0 आ रहा है। देखो अगर मैं पहले साल की बात करूं तो डिफरेंस बिटवीन एस आई सी आई दिस कम टू बी 0, बट द डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई फॉर द सेकेंड ईयर इट इज नथिंग इज 0.49। यहीं से डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। तो क्वेश्चन ने ये बोला है कि जो डिफरेंस है वो हमारा 2 साल का कितना है, वो भी क्वेश्चन में देखेंगे। लेकिन अभी हमारे 100 रुपीज़ मैंने माना है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर 100 रुपीज़ प्रिंसिपल है तो कितने का डिफरेंस आता है, 0.49 का आता है। अब इसका उसको उल्टा बोल देता हूँ, क्योंकि हमें प्रिंसिपल निकालना है और डिफरेंस दिया है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरा डिफरेंस जो है, लेट्स कम हियर, ठीक है, अगर ये हमने बता ही दिया आपको, डिफरेंस कितना हमारा यहाँ पे निकल रहा है 0.49। सो दैट मीन्स इफ डिफरेंस हमारा 0.49 है तो कितना प्रिंसिपल था हमारा, 100 रुपये था, 100 रुपये पे ही तो बना 0.49। अगर 1000 रुपया लेता तो कितना बनता, ये एक डेसिमल इधर पहुँचता, 4.9 पहुँचता। अगर 10,000 लेता तो कितना पहुँचता, 4.9 पहुँच जाता। बात समझ रहे हो। तो हियर अब हमारे पास डिफरेंस कितने का क्वेश्चन में दिया है, तो अगर 0.49 का डिफरेंस आता है तो प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपये है। तो अगर हमारा डिफरेंस कितने का है, 29.40 का है, तो कितने का हमारा प्रिंसिपल होगा। तो बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे, अगर 0.49 डिफरेंस है तो 100 रुपये प्रिंसिपल है, तो अगर डिफरेंस हमारा 1 का होता तो कितने का प्रिंसिपल होता, 100/0.49 का होता। और अगर हमारा डिफरेंस कितने का होता, 29.4 का होता, तो कितने का होगा। तो सीधा इससे आप कैंसिल कर दोगे, ये 6 बार जाएगा, तो आप कह सकते हो कि 0.49 को आप इससे कैंसिल करोगे तो 6 आएगा, और 6 × 100 कितना हुआ, इट इज 600। तो आपको 600 रुपीज आपका कितना है, प्रिंसिपल है। क्लियर। नेक्स्ट, हाँ एक चीज़ और देखो यहाँ पे, अगर वेरीफाई कर देता हूँ आपको, 600 रुपये अगर प्रिंसिपल था तो 7% के हिसाब से जो आपको SI मिलेगा पहले साल दूसरे में कितना मिलेगा, 7% कितना होगा इसका, 42 रुपीज़। अगले साल कितना होगा, 42 रुपीज़, बराबर होता है। बट CI कितना होगा, SI CI पहले साल का सेम होगा तो 42 रुपीज़। बट अगले साल कितना होगा, 42 तो मिलेगा, बट इसका आपको 7% और मिलेगा। इसका 7% कितना होगा, 7 × 2 = 14, और 7 × 4 = 28, और 28 + 1 29, विच इज़ 29। दिस वन 42 एंड 42 ये भी मिल रहा है। इसका 7% हमने और निकाल दिया, तो कितना बन गया 7% इसका, 294, दैट इज 2.9, सॉरी 600 का था, 29.4। एक सेकेंड, हाँ ठीक है ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पे हमें करना चाहिए
7% निकाला है ना हमने। हाँ ठीक है, तो यही आपकी वैल्यू क्रिएट हो रही है यहाँ पे। इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं? एक चीज़ यहाँ पे, हाँ एक चीज़ यहाँ मिस्टेक हो गई मेरे से, उसको आप सही कर लो। ये 60 तो 6 टाइम जाएगा, 0 भी आएगा, ठीक है, 60 आएगा, 60 आएगा। 0.49 से जब डिवाइड करोगे इसको तो 6 नहीं आएगा, क्योंकि 0.49 का अगर आप 6 टाइम्स करोगे तो 2.94 आता है, जबकि कितना है 29.4, मतलब इसका 10 टाइम्स है, तो ये 600 मान लो, तो कितना हो गया 6000 हो गया, ठीक। तभी यहाँ मिस्टेक हो रही थी ये वाली पॉइंट्स में, कि यहाँ पे तो इसका 6000 का निकालना होगा अपने को, ठीक है। ओ एक सेकेंड, ठीक है। सो कितना आया यहाँ पे, हमें इसको 6000 करना होगा, 6000 आंसर था अपना, तो ये 420 होगा, ये भी 420 होगा, ये भी 420 होगा, ये भी 420 होगा, तभी कितना आएगा, तभी 29.4 आएगा। कितना आएगा ये 29.4। जस्ट मिनट यार, तो इसको मैं ऐसे सही कर देता हूँ। दिस कम टू बी 29.4। तो आप देख सकते हो कि एस आई कितना हुआ 420 प्लस 420, सी आई कितना हुआ 420 प्लस 420 प्लस 29.4। तो जब इनका आप डिफरेंस निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको 29.4 आपको रिसीव जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एलिगेशन मिक्सचर का है, कह रहा है कि सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। तो एक सॉल्यूशन है, मिक्सचर है जिसका एल्कोहल और उसमें वाटर है, जिसमें से 60% एल्कोहल है। कह रहा व्हाट परसेंट ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी टेकन आउट, कितना परसेंट आप इससे सॉल्यूशन को निकालोगे, और जितना भी आप निकालोगे यू हैव टू रिप्लेस विद वाटर। तो उतना ही, मान लो कि हमने 10 लीटर निकाला है, तो 10 लीटर से आप 10 लीटर वाटर से उसको रिप्लेस कर देना है आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो थोड़ी देर के लिए 100 लीटर मिक्सचर था और 100 में आपने 10 निकाल लिया और फिर 10 आपने डाल दिया वाटर, तो अल्टीमेटली इस एक साइकिल में निकालना और फिर डालना, मतलब रिमूविंग एंड रिप्लेसमेंट इसको बोलेंगे, राइट। तो इन वन साइकिल जो टोटल फाइनल हुआ फिर से 100 हो गया। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा जो टोटल क्वांटिटी है वो नहीं चेंज हो रही है, ठीक है। तो 60% एल्कोहल था इनिशियल, इसका मतलब कि अगर 60% एल्कोहल इनिशियल था तो 40% कितना था, वाटर था। अब कितना परसेंट आप उससे निकालोगे, तो मान लो थोड़ी देर के लिए आपने x% निकाला होगा, तो अब क्या होगा कि जैसे आप इससे रिमूव करोगे, तो रिमूव करने से क्या होगा कि मान लो कि एक कंटेनर आपके पास है, इससे आपने कुछ निकाला, x% आपने निकाला, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस x% में क्या होगा, एल्कोहल भी निकलेगा और वाटर भी निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कोई तरीका कि मिक्सर मिला हुआ और आपने केवल एल्कोहल निकाल लिया या आपने केवल वाटर निकाल लिया। अगर कोई मिक्सर मिक्स है तो पूरा कंप्लीट दोनों साथ में आएंगे, ठीक। इसके बाद आपने जितना भी निकाला था उतना ही आपने रिप्लेस कर दिया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाद में क्या हुआ कि जो रिजल्टेंट कंसंट्रेशन था किसका, एल्कोहल का, दिस बिकम 40%। तो आप बताओ कितना परसेंट आपने निकाला। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ, इट इज ओनली गिवन इन परसेंटेज। इफ द परसेंटेज डेटा इज गिवन योर क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल फ्री हो, क्वेश्चन को कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। पर ध्यान देना कि स्टार्टिंग आपकी इफेक्टिव होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि लेंदी बन जाए। तो इस क्वेश्चन को आपको हम 2 अप्रोच बताएंगे। पहली अप्रोच आपकी सिंपल, हम फॉरवर्ड अप्रोच करेंगे, दूसरी अप्रोच हम इसकी रिवर्स करेंगे, ठीक। क्यों करेंगे अभी आपको समझ में आएगा। सो हियर लेट्स एल्कोहल इज 60%, सो वाटर कितना परसेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस बताया आपको अभी, वाटर इज 40%। दैट मीन्स अगर 60% एल्कोहल है और 40% वाटर है, तो इनका रेशियो कितना है, 20 से काट दो, 3:2 है। तो हमें मान लिया कि एल्कोहल और वाटर कितना 3:2, इसका मतलब एल्कोहल कितने यूनिट्स है, 3 यूनिट्स मान लेता हूँ, तो वाटर कितने यूनिट्स है, दीज आर 2 यूनिट्स। सो आई एज्यूम हियर कि x% क्वांटिटी अगर रिमूव करेंगे, तो किसी भी चीज़ से अगर आप x% हटाओगे, जैसे मान लो कि आपका 20 है, क्योंकि नंबर 20 लीटर है, तो आपने 20 लीटर से अगर मान लो 10% हटाओगे, तो कैसे लिखोगे इसको, 1 - 10/100 ऐसे। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 20 इंटू, इसको एलसीएम लोगे तो 100 में 10 जाएगा तो 90, तो 90/100। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई रिमूव 10%, तो कितना बचेगा, 90% बचे कि नहीं बचेगा, तो हमने उसी को लिखा। तो अगर मैंने x% रिमूव किया तो मेरी जो एल्कोहल की क्वांटिटी बची कितनी बचेगी, 3 पहली थी, बट अब कितना बचेगा, 3 × 100 - x/100।
इसी तरीके से वाटर भी हटेगा, वो कितना बचेगा बाद में 200 माइनस x/100। अब क्या हुआ, आपने अब सेम अमाउंट ऑफ वाटर डाल दिया। तो आप ध्यान दो एक चीज़ कि आपने यहाँ पे जैसे ही यहाँ से आपने कुछ निकाला, देखिए ध्यान दो कि अगर थोड़ी देर के लिए मानो कि यहाँ पे 60% अल्कोहल था और 40% वाटर था, और ये मान लो थोड़ी देर के लिए 100 लीटर, कितने लीटर का था, 100 लीटर का था। अब मान लो इससे आपने 20 लीटर मिक्सचर निकाला, तो अब फाइनली क्या हुआ, इस पर कितना बचा मिक्सचर, 100 में से 20 निकाला, 80 बचा। लेकिन एक चीज़ बताओ, क्या अब इस पर जो कंसंट्रेशन है अल्कोहल एंड वाटर का, वो क्या चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ ना। क्यों? क्योंकि आपने केवल रिमूव किया है, रिप्लेस तो किया ही नहीं अभी इसको किसी तरह से, मतलब आपने केवल इसे निकाल रहे हो। तो निकालने से क्या हुआ, निकालने से क्वांटिटी तो डिक्रीज होगी मिक्सर की, लेकिन जो कंसंट्रेशन होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा, दीज आर अनचेंज, राइट। तो आप कितनी टाइम्स भी आप इससे निकालो, ऐसे ऐसे आप मतलब 10 बार निकालो, 100 बार निकालो, 1000 बार निकालो, फिर आपसे पूछे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल टू दी वाटर, तो आपका आंसर कितना होगा, 60-40, मतलब 3:2 हो गया। ठीक है, तो रिमूव करने से कंसंट्रेशन दैट इज मीन्स रेशियो कैन नॉट बी चेंज, बट अगर रिप्लेस कर दोगे आप इसको किसी वाटर से या किसी और चीज़ से, अल्कोहल से, तब आपका क्या होगा कि अगर आप वाटर और डाल दोगे तो वाटर का जो कंसंट्रेशन होगा वो बढ़ेगा। क्यों? वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी, तो इन टोटल वाटर का अमाउंट बढ़ेगा, तो उसका परसेंटेज बढ़ेगा, मतलब उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो इसका मतलब कि आप खूब वाटर डाल दो तो क्या होगा, अल्टीमेटली अल्कोहल बहुत कम बचेगा और वाटर बहुत ज़्यादा होगा, तो आप क्या बोलोगे, डाइल्यूट हो गया, राइट। सो हियर आफ्टर मिक्सिंग दी वाटर, आपको पता है कि वाटर मिक्स करने से क्या नहीं बदलेगा, वाटर तो बदल जाएगा, लेकिन द क्वांटिटी ऑफ द अल्कोहल कैन नॉट बी चेंज। सो व्हाट वी कैन से, अल्कोहल कितना हमारे पास बचा था, 300 माइनस x/100। सो 300 माइनस x/100, दिस इज इक्वल टू व्हाट, जो फाइनल आपका कितना हुआ आपको पता है, आपको हमने बताया कि स्टार्टिंग में और फाइनल में जो टोटल है वो कभी नहीं बदलेगा। तो 3 यूनिट था और कितने था वाटर, 2 यूनिट, तो कितना मिलके हो गया, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट में कितना परसेंट अल्कोहल हो गया, उसने बोला 40% हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो अल्कोहल था हटाने के बाद और जो आप जब उसमें रिप्लेस कर देते हो उसके बाद अगर देखा जाए तो क्वांटिटी जो अल्कोहल की है वो कभी बदल नहीं सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि I just equate this quantity and after solving this here I getting x equal to 100/3%, which comes here 33.333%. क्लियर? नेक्स्ट, इसका आपको मैं सेकंड, इसकी ये हमने क्या करी, फॉरवर्ड अप्रोच करी है, आपको मैं इसकी बैकवर्ड अप्रोच बताता हूँ। नाउ how to start the question from the back side. So obviously we have given two numbers given 60% and 40%. ठीक है, कंसेप्ट वही रहेगा क्या कि अल्कोहल जो है वो चेंज नहीं होगा। सो इन दैट केस हमारे पास फाइनली जो है वो 40% क्या दिया हुआ है, अल्कोहल दिया हुआ है। तो मैंने मान लिया कि अगर 40% अल्कोहल है तो 60% वाटर है, तो रेशियो अभी भी कितना है, 3:2 है। लेकिन अब क्या हुआ, अच्छा रेशियो 3:2 है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको 6:4 मान लिया है। ठीक है, उसी टर्म्स में मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एज्यूम ईयर के अल्कोहल कितना है, 4A है, और कितना वाटर है, 6A है। तो कितना हुआ टोटल हमारे पास मिल करके, 10A हो गया। अब क्या हुआ कि जो ये अल्कोहल 4A है, ठीक, मिलाने के बाद, तो मिलाने के बाद 4A है, तो मिलाने से जस्ट पहले भी 4A रहा होगा। क्यों मिलाया आपने, क्या मिलाया, तो आपने वाटर है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे जो इसका कॉन्सेंट्रेशन था वो 60% में था, बट यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 40% में है। इतना क्लियर है? ठीक। सो कंसंट्रेशन ऑफ, ये हमने कॉन्सेप्ट लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ द एनी कॉन्स्टिट्यूएंट इज रिमेन सेम आफ्टर रिमूविंग ऑफ द एनी नंबर ऑफ क्वांटिटी, इट चेंज आफ्टर मिक्सिंग, चेंज करने के बाद चेंज होता है। ठीक, मतलब मिक्स करने के बाद बदल जाता है। ठीक, सो हियर क्योंकि वाटर जो है हमारे पास कितना है, 40% है, और अल्कोहल कितना है, 60% है मिलाने के बाद, राइट। तो कहने से कि ये जो 4A है, दैट इज, ये जो 4A हमने है एज्यूम किया है,
नॉट दैट 4A, मतलब इससे पहले वाला 4A। अच्छा 4A बराबर रहेगा, पहले भी उतना ही रहेगा, बाद में एल्कोहल क्योंकि मिक्स किया नहीं गया, ये भी एल्कोहल है, ये क्वांटिटी नहीं बदलेगी, ठीक, कंसंट्रेशन तो बिल्कुल बदल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो बाद वाला है ये 40% है, बट ये पहले वाला था कितना है, 60% है। कहने से कि 60% अगर किसी भी चीज़ का टोटल का 4A बन रहा है तो 60% अगर अल्कोहल है तो 40% तो वाटर था, तो 60% अगर 4A है तो 40% कितना होना चाहिए, सीधी बात है 4A। अब 60% और 40% तो इसमें कितना कम होगा कि नहीं होगा, 60% अगर 4A है तो 40% कितना होगा, कुछ कम होगा, कितना होगा, 2/3 होगा। क्यों, क्योंकि 60 का आप अगर क्या करोगे 60/40 कर लो सीधा, ऐसे सुधो कितना 3/2 हो रहा है, तो अपने को करना है 40/60 करना है, ना कि 60/40, क्योंकि अपने को 40 के लिए निकालना है, तो 40 हमेशा ऊपर, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखो, जिसका दिया हो तो उसको नीचे रखो, राइट। प्लीज 2/3, तो इससे क्या पता चला हमारे पास जो वाटर है कितना है 8A/3 है। इसका मतलब कि कितना टोटल हो गया, टोटल हो गया 4A + 8A/3 विच कम्स टू बी 20A/3। दैट मीन्स 20A/3 कब हुआ, जब आपने पहले x% हटाया था। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको हमने बताया कितना था टोटल, टोटल पूरा था 10A। क्यों, बाद में और पहले टोटल हमेशा वही रहेगा, तो हमने बाद में पता कितना 10A है, और जब हमने हटाया तो कितना बचा 20A/3। इसका मतलब क्या हुआ कि 10A और 20A/3, तो इसमें क्या मैं जोड़ दूँ तो ये 10A बन जाए, तो आप कहोगे 20A/3 में अगर मैं 10A/3 कितना जोड़ दूँ 10A/3, अरे 20A और 10A, इसको ऐसे मैं ऐसे समझा देता हूँ कि 20A/3 प्लस x जो है हटाना इक्वल 10A, तो x निकाल लोगे, तो 20 है यहाँ 3 है, इसका मतलब 10 तभी आया होगा जब 3 10 या 30 बना हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि 10A/3 वाला टर्म जोड़ दो, बन गया होगा, ठीक। तो देखिए 10A/3 पार्ट आपने हटाया कितने में से, 20 में से, तो सीधी बात है 10A/3 आपने पार्ट हटाया है किसने में से, 10A में से, ठीक है। तो 10 का आपने क्या किया, 10 का आपने 10/3 पार्ट हटा दिया, तो आपने कितना पार्ट हटाया 1/3 पार्ट आप बोल सकते हो। 10 का 10/3, तो अगर 1 होता तो 1 का होता 1/3, सो 1/3 कितना परसेंट हुआ, 1/3 33.33%। देख सकते हो इस क्वेश्चन में कोई भी किसी तरीके का x और y सॉल्व नहीं किया, ओनली कंसेप्ट है इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तभी आप क्वेश्चन एग्जाम में अच्छा मार्किंग कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज आप क्वेश्चन तो सॉल्व करके आओगे, बट आप वो जो कट ऑफ लेवल है आप वहाँ से 1-2 नंबर से हमेशा गिर जाओगे। ट्राई करो क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझने के लिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके को। ऐसा नहीं क्वेश्चन को हमेशा फॉरवर्ड तरीके से सॉल्व किया जाए, क्वेश्चन कहीं से भी उठाया जा सकता है, आपको बस ये ये आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो आप ट्राई यही करोगे क्वेश्चन को, आप क्या करो, जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चन को स्टार्टिंग से ही सॉल्व करो, आप थोड़ा एक क्वेश्चन उठाओ, उस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके आप खोजो। जब आप तरीके खोजने स्टार्ट कर दोगे ना तो आपको ईजी लगने लगेगी। नेक्स्ट, 2 ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ 120 मीटर्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। 2 ट्रेन है जो कि 120 मीटर लंबी हैं, वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। फास्टर ट्रेन कम्प्लीटली ओवरटेक द स्लोअर 1 in 15 सेकेंड। तो एक फास्टर ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन को ओवरटेक कर देती है कितनी देर में, 15 सेकेंड्स में। लेकिन इफ़ द स्लोअर ट्रेन वर टू मूव एट अ हाफ इट स्पीड, लेकिन अगर स्लोअर ट्रेन अपनी स्पीड को आधी कर दे तो जो ट्रेन है फास्टर वाली वो उसको 10 सेकेंड में ओवरटेक कर देती है। तो आपको बताना है कि दोनों ट्रेन की स्पीड कितनी थी, फास्टर और स्लोअर की, और किस में बताना है, मीटर पर सेकेंड में बताना है। देखिए समझो कि ऐसा क्यों हुआ, पहले आप क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझ में आपको आना चाहिए, राइट। 15 सेकंड में पहले क्रॉस किया था, आप कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, 10 सेकंड में। ऐसा क्यों, एक्चुअली क्या है कि जो स्लोअर ट्रेन है वो पहले मान लो x स्पीड से जा रही होगी तो कुछ टाइम आपको 15 सेकंड लग रहा था, लेकिन अगर स्लोअर ट्रेन जो है वो अपनी स्पीड को आधी कर दे तो जो फास्टर ट्रेन को जल्दी निकलने का मौका नहीं मिलेगा, है कि नहीं। अगर मान लो कि आप जिसको अप्रोच कर रहे हो वो भी भाग रहा है और आप भी भाग रहे हो, थोड़ी देर समझो कि दोनों की स्पीड बराबर है। अगर दोनों की स्पीड बराबर है तो आप उसको पकड़ पाओगे कभी, बिल्कुल नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि दोनों आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो। अब ऐसे सोचो अगर अपनी स्पीड को उसने आधी कर दी, जिसको आप चेज कर रहे हो, पकड़ रहे हो, ओवरटेक करना चाहते हो, तो आप सोचोगे यार उसकी स्पीड तो आधी है, मेरी 20 है, उसकी 10 है, इसको मैं कहीं ना कहीं पकड़ लूँगा, ठीक है। कुछ फर्क आया, पहले स्पीड दोनों की मान लो 20-20 थी तो आप पकड़ ही नहीं पा रहे थे, लेकिन अब पहले जो आप जिसको आप चेज कर रहे हो उसकी स्पीड आपसे आधी हो गई,
आप इसको जल्दी से पकड़ लोगे। आप पकड़ लोगे नहीं पकड़ लोगे। इसी तरीके से क्या हुआ कि टाइम हमारा क्या हुआ, पहले टाइम हमारा पकड़ने कितना हुआ, इनफाइनाइट था, आप पकड़ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो टाइम आ जाएगा ना। डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, कंडीशन चेंज हुई कि नहीं हुई। दैट मीन्स स्पीड अगर आपकी जो स्लोअर ट्रेन है अगर वो कम करती जाएगी तो फास्टर ट्रेन को उसको जल्दी ओवरटेक करने का मौका मिलेगा। ठीक, तो वही क्वेश्चन में है। अब लेकिन आप सॉल्व कैसे करेंगे, आप फिर से भाई स्पीड मान लोगे, ये वो सब, ऐसा बिल्कुल वैसा नहीं करना। आप ज़रा सोचो, क्वेश्चन को सोचो, आप थोड़ा सा टाइम दो इसको, 8-10 सेकेंड दो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आप जब 8 से 10 सेकेंड दोगे ना तो आपको क्वेश्चन करने के तरीके पता चल जाएंगे, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और आपने सीधा बस एक्स वाई कुछ ऐसा मान लिया और क्वेश्चन में फंस गए आप सॉल्व करने में। अरे हाँ, वो क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, लेकिन क्या मतलब है क्वेश्चन को आप 10 सेकेंड आप 2 मिनट 2.5 मिनट तक पहुँचा दो। ट्राई ये करना है क्वेश्चन हमारा 90 सेकेंड में निकल आए। मतलब 90 सेकेंड का मतलब कि उसमें ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है, उसी में समझना है, उसी में सॉल्व करना है। आप ट्राई करो 90 सेकेंड में क्वेश्चन निकलना चाहिए। तो इन दैट क्वेश्चन कंसेप्ट क्या है, पहली तो कंसेप्ट ये बनता है कि जब भी कोई ट्रेन होगी वो क्रॉस करेगी, तो अगर मान लो ट्रेन की लेंथ 120 और 120 है या कुछ भी है, तो अल्टीमेटली जब कोई फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करेगी तो जो टोटल स्पीड उसको कवर करनी पड़ेगी, उसको टोटल स्पीड कितनी कवर करनी पड़ेगी। ये ट्रेन है अगर क्रॉस कर रही है, फास्टर स्लोअर है, इसकी स्पीड x है, और इसकी लेंथ x है, इसकी लेंथ y है। तो जब इसको क्रॉस करेगी ये वाली ट्रेन, तो अल्टीमेटली जब इसका ये लास्ट वाला पोर्शन जो है यहाँ पहुँचेगा, तब इसको क्रॉस करेगी, तो अल्टीमेटली इसकी कितनी लेंथ कवर करनी पड़ेगी, x + y करनी पड़ेगी। ठीक है, सो टोटल लेंथ जो है, जो पहले थी स्पीड जब उसकी नॉर्मल थी स्लोअर की, और जब उसकी स्पीड हाफ हुई है, तो लेंथ तो देखो उसकी उतनी ही कवर करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल जो डिस्टेंस है वो हमें कितनी कवर करनी है, टोटल डिस्टेंस हमें L1 + L2 ही कवर करनी है। देखो ये L1 है, ये L2 है, ये भी सेम ट्रेन मान लो। तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन से आएंगी तो भी यही सम कवर करेंगी, जब सेम डायरेक्शन में करेंगी तब भी यही सम करेंगे, L1 + L2 ही करेंगी। बात क्लियर हो गई, क्योंकि ये ट्रेन इसको जब क्रॉस करेगी ऐसे, तो जब ये वाला पार्ट यहाँ पहुँचेगा तब ट्रेन बोलोगे इसने ओवरटेक कर दिया। इसका मतलब अपनी खुद की लेंथ और इस ट्रेन की लेंथ को क्रॉस करनी चाहिए कि नहीं। इस तरीके से इस वाले केस में होगा, जब ये वाला मान लो क्रॉस इसको करना चाहती है, तो इसका ये वाला पोर्शन जब यहाँ पहुँच जाएगा तब बोलोगे ना क्रॉस किया। इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ द लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी। तो वी कैन से इन दोनों सिनेरियो में जो है वो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। समझ रहे हो बात को, अगेन रेशियो ही आ रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस कांस्टेंट। क्यों, अब मान लो कि थोड़ी देर के लिए कि फास्टर स्पीड का स्पीड f है और स्लोअर का स्पीड अगर s है, तो इन दैट केस हमने आपको बताया कि दोनों केस पे L1 + L2 कवर करना पड़ेगा। दैट मीन डिस्टेंस इज अ कांस्टेंट। इफ डिस्टेंस इज अ कांस्टेंट, तो कैन से डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो दैट मीन्स दिस इज अ कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड इनटू टाइम जो है वो अगर कांस्टेंट है, ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो हमने रेशियो में बताया था कि अगर कोई चीज़ें दो प्रोडक्ट में होती हैं तो हमेशा इनवर्सली वेरी करती हैं। व्हेन टू क्वांटिटी आर इन द रेशियो, मतलब इन डायरेक्ट वेरिएशन, तो हमेशा डिवाइड होती हैं, और इनडायरेक्ट में क्या होती हैं, मल्टीप्लाइड होती हैं। तो हियर स्पीड और टाइम का जो प्रोडक्ट है वो डिस्टेंस होता है, और यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। सो वी कैन से स्पीड इनडायरेक्टली वेरी विद टाइम। अगर मान लो दो ट्रेन का स्पीड का रेशियो 2:3 है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा, 3:2 होगा। क्लियर? सो हियर आई प्रोसीड द सॉल्व द क्वेश्चन। सो जब दोनों ट्रेनें पहली चीज तो सेम डायरेक्शन में जाएंगी, तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। और जब सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो क्या होगा, ये स्पीड कितनी होगी इनकी रिलेटिव, सम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिलेटिव स्पीड क्या है, f - s है, और जब बाद में स्पीड अपनी s वाली आधी कर लेती है तो f- क्या होगा, s/2 होगा। तो ये स्पीड हो गई, और स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस आएगा, और दोनों केस पे डिस्टेंस सेम है। तो मैंने क्या कर दिया, पहले कंडीशन और दूसरी कंडीशन को बराबर कर दिया। f - s स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू f - s/2 इंटू टाइम। दोनों डिस्टेंस है और डिस्टेंस बराबर है, तो हमने यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दिया।
व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन आई गेट f इक्वल टू 2s, मतलब समझ में आ गया कि फास्टर वाली ट्रेन जो है वो डबल स्पीड से जा रही है, किससे? स्लोअर से। फास्टर वाली स्पीड जो है वो ट्वाइस ऑफ द स्लोअर है। सो आफ्टर गेटिंग दिस रिलेशन आई गेट कि हमें पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना था, अब मुझे पर्टिकुलर वैल्यू को निकालना होगा। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो एक डिस्टेंस कितनी थी, एक ट्रेन की डिस्टेंस 120 मीटर थी, तो मैंने क्या किया, 120 मीटर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। चाहे इसको यूज़ कर लो चाहे इसको यूज़ कर लो। आई गेट f माइनस इनको 15, तो f कितना आ गया, f इक्वल 2s, तो 2s माइनस s इंटू 15 इक्वल टू 120। सो s कम्स हियर 8 मीटर पर सेकेंड। If the speed of slower train is 8 मीटर पर सेकेंड and here I just calculate कि फास्टर स्पीड जो होगी वो स्लोअर का ट्वाइस होगी, सो द फास्टर स्पीड वुड बी 16 मीटर पर सेकेंड। बस इतना सा करना है आपको, इतना क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन द टॉपिक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक आर्टिकल को आप 20% के प्रॉफिट 12% के प्रॉफिट पे सोल्ड करते हो। अगर उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 10% कम कर दें और सेलिंग प्राइस जो है वो 6.25 रुपीज़ ज़्यादा कर दें, मोर कर दें, बढ़ा दें, तो उस सिनेरियो पे जो प्रॉफिट होने लगे कितना हो जाएगा, वो 30% हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये जो इफ़ वाला कंडीशन होता है ना, यहाँ से यहाँ तक की कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये क्वेश्चन का पार्ट तो होती है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें एक कंडीशन और दे दी गई है कि आप लो अब सॉल्व करो। ठीक है, तो इफ मतलब एज्यूम कर रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस को 10% मैं कम कर देता और सेलिंग प्राइस को मैं 6.25 रुपीज़ ज़्यादा कर देता तो मेरा प्रॉफिट तो 30% का हो जाता। तो आपको बताना है कि उसको अगर 20% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने रुपए में वो आर्टिकल को बेचे। आप देख सकते हो यहाँ पे 1% ये दिया है, दूसरा ये दिया है, तीसरा ये दिया है, चौथा ये दिया है और एक आपको नंबर दिया। तो ये नंबर जो 6.25 है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, आपको फोकस करना चाहिए यहाँ पे। यही आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। विदाउट टेकिंग एनी एक्स वाई एनी वेरिएबल्स, आई स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम ओनली परसेंटेज टर्म से स्टार्ट कर दूंगा। तो पहला देखो क्या है, 12% का प्रॉफिट है। एक चीज़ बताओ, अगर किसी आर्टिकल में 12% का प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 12% का मतलब क्या हुआ, 100 में 12 का मतलब यही तो हो गया, 100 का 112 है ना। इसको अगर सिंप्लीफाई करें, रेशियो की बात कर रहा हूँ, 4 से काट दो, कितना आएगा 25 to 28। ठीक है, इसी को लेकर चलते हैं। तो ये मेरा क्या है, CP है, ये मेरा क्या है, SP है। सो हियर 25 रेशियो 28 इज द SPCP। सो नाउ अब कह रहा है कि अगर मैं CP को 10% कम कर दूं, इसका मतलब क्या हुआ कि CP पहले कितना है 25। तो अगर मैं इसको 10% कम कर देता हूं तो 25 10% रिड्यूस करूंगा तो 25 का 10% 2.5 आएगा। तो 25 से आप 2.5 कम करोगे 22.5 बचेगा। ठीक है, दिस इज न्यू CP। उससे क्या हुआ, कह रहा है कि अगर मैं 10% CP को कम कर देता हूं तो मैं SP को इतना बढ़ा देता हूं 6.25, तो मेरा प्रॉफिट जो है वो 30% का हो जाएगा। तो अभी देखो, अभी मैं जो नंबर हमारा दिया हुआ है 6.25, इसको मैं टच नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं परसेंटेज कहाँ पे दी उनको अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट मीन्स अगर मेरा न्यू CP जो है वो 22.5 है, तो अब कह रहा है कि अब मुझे यहाँ पे 30% का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, 30% प्रॉफिट अगर हुआ था तो मैं न्यू SP निकालूंगा। तो 22.5 में मैं न्यू SP निकालने के लिए 30% बढ़ा दूंगा। तो कोई भी चीज़ में अगर 30% बढ़ाते हो तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.3 इसमें बढ़ा दो। तो 22.5 का मैंने 1.3 निकाला तो कितना हो गया, वो 29.25 हो गया। तो अब कितने का डिफरेंस आया, पहले कितना हमारा SP 28 रुपये था, अब कितना हमारा SP हो गया 29.25 हो गया। 29.25 ऑन 28, द डिफरेंस कम्स हियर 1.25। ये मेरा एजम्पशन है, ध्यान देना। कैन से कि 1.25 यूनिट जो है, अब हम क्वेश्चन में आते हैं कि कितने रुपए में था ये, तो यही डिफरेंस कितने का था, तो हम बोल सकते हैं 1.25 यूनिट जो है, इसको मैं बोल देता हूँ यूनिट समथिंग, रुपीज़ पैसे नहीं बोलते, यूनिट बोल देता हूँ। तो 1.25 यूनिट जो है वो कितने रुपए के बराबर है, 6.25, ये तो डिफरेंस है।
तो अगर 1.25 यूनिट्स 6.25 रुपीज़ के इक्वल है तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 6.25 अपॉन 1.25, इसको आप कैंसिल करोगे तो 125 का 5 टाइम्स होता है 625, तो 5 बार जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 रुपीज़। बस क्वेश्चन सॉल्व। दैट मीन्स कि अगर 1 यूनिट आपका 5 रुपये के है तो आपका सीपी कितना था, 25 यूनिट था। कहने से सीपी इज इक्वल टू 125 रुपीज़। बस क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये पूछा था कि 20% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने रुपए में सोल्ड करें, तो बस सीपी आपका 125 है तो आपको 20% का प्रॉफिट और चाहिए, तो आपने क्या किया 125 का 20% और निकाला। तो 125 का 10% कितना हुआ 12.5, और 12.5 का आपने डबल किया तो 25, और 125 में आपने 25 को ऐड किया तो 158 रुपीज़ आपको फाइनल वैल्यू मिल गई। बस इतना सा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पाइप एंड सिस्टम्स का है, टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम से बना हुआ है। करेक्ट 2 टाइप कैन सेपरेटली फिल अ सिस्टम इन 10 मिनट्स एंड 15 मिनट, मतलब 2 टाइप है जो एक सिस्टम मतलब एक कोई वाटर रिजर्वायर है उसको 10 मिनट और 15 मिनट्स पे फिल कर देता है। इफ दीज 2 पाइप्स एंड अ वेस्ट पाइप आर केप्ट ओपन साइमल्टेनियसली, मतलब उसके नीचे एक ड्रेनेज पाइप लगा जिससे वाटर निकल रहा होगा, वेस्ट पाइप। तो अगर ये 2 पाइप और एक ड्रेनेज पाइप साथ में काम करें, साथ में चलना स्टार्ट कर दें, साथ में भरना और खाली करना स्टार्ट कर दें, तो वो 18 मिनट पे पूरा क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। तो बताना है कि अगर वेस्ट पाइप जो है, जो ड्रेनेज पाइप है, वो कितनी देर में पूरा भरा हुआ टैंक को खाली कर देगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेशियो की जगह एलसीएम का कॉन्सेप्ट होता है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें ये नहीं पता है कि वो जो टैंक है एक्चुअली वो कितने लीटर का है, या तो आप ये मान के चलो, या तो आप 1/, वाले मेथड से करो। 1/, मेथड भी परसेंटेज ही है। देखो अगर 10 मिनट में भरता है तो इसका मतलब 10% भर देता होगा, ऐसा कुछ। ये अलग अलग अप्रोचेज नहीं है कि अप्रोच है, कहने के तरीके अलग अलग होते हैं। इस क्वेश्चन में क्या नहीं दिया पहले सोचो। इस क्वेश्चन में इस टैंक का फुल कैपेसिटी नहीं दिया, कितना लीटर का टैंक है अभी मानना पड़ेगा। तो बस इसी क्वेश्चन के मानने पे ही क्वेश्चन आप डिपेंड करेगा कि आप टाइम सेव करना चाहते हो या टाइम आप सेव नहीं करना चाहते। तो हमारे पास जो भी नंबर यहाँ पे दिए होते हैं, 10 दिया है, कोई मतलब नहीं क्या 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 होने पर नंबर देखो आप 10, 15 और 18। पहला तो मैं नंबर पे कूद पड़ा सीधा 10, 15, 18। बस यही हमारा क्वेश्चन है, यही हमारी टैंक की कैपेसिटी में मानने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया 10, 15, 18 का एलसीएम लिया, और इसी 10, 15, 18 के एलसीएम को मैंने क्या बोल दिया कि दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। 10, 15, 18 का एलसीएम कितना होगा, 10 और 15 का एलसीएम होगा 60, और 60 और 18 मतलब 18, 18। अब देख कौन सा 18 का मल्टीपल होगा, जो 10 का मल्टीपल भी होगा। तो पहला मल्टीपल तो आपका 90 आता है, लेकिन 60 और 90 में कुछ मिला ही नहीं, इसलिए अगला क्या होगा 180। तो 60 और 180 मिल जाएगा। दैट मीन्स 180 लीटर इज द कैपेसिटी ऑफ दिस टैंक। ये पहले मान लिया। अब हमें पता है कि एफिशिएंसी जो होता है वो क्या होता है, कैपेसिटी अपॉन टाइम होता है। मतलब किसी चीज़ के काम करने की क्षमता क्या होगी, जितना कार्य होगा और उसको पूरे टाइम से डिवाइड कर दो तो उसकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। सो हियर टोटल अगर 180 लीटर का टैंक था तो मैंने कहा कि ये पहला टैंक जो है वो 10 मिनट में भर देता है, तो 180 को 10 से डिवाइड कर दिया। दूसरा 15 मिनट में भर देता है, तो 180 को मैंने 15 से डिवाइड कर दिया। और तीसरा जो है वो 18 मिनट में खाली कर देता है, तो खाली करने का टैंक की भी तो कैपेसिटी होगी, तो 18 से में डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या इसकी हमें कैपेसिटी या एफिशिएंसी मिल गई। सो आई गेट हियर 18 लीटर पर मिनट, 12 लीटर पर मिनट एंड 10 लीटर पर मिनट। ये वाला जो हमने किया ये आपका क्या है, खाली कर रहा है इसको, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया कि अगर जो आपका ये 10 लीटर पर मिनट जो है ये एक्चुअली नेट है, क्या है, नेट कैपेसिटी है, ये नट खाली करने वाला नेट है। ये 18 मिनट में पूरा भर जाता है, ये बोला है उसने। तो 18 मिनट में भर तो चला कि 10 लीटर पर मिनट के रेट से भर रहा है। तो हमें पता, अब हमें क्या एज्यूम कर लिया, हमने एज्यूम किया कि अगर x लीटर पर मिनट उस खाली करने वाले ड्रेन टाइप की एफिशिएंसी होगी, तो आप जब 10 लोग साथ में काम करो, 2 लोग करो, 3 लोग करो, तो सबकी एफिशिएंसी जुड़ जाएगी ना। मैं मान लो कि मैं 2 काम करता हूँ, आप 3 करते हो, तो उतनी देर में तो आप कह सकते हो कि एट द सेम टाइम आप 2 लोग साथ में काम करते हो, तो 2 आपने किया, 3 आपने किया, तो कितना हो गया, पूरा 5 हो गया कि नहीं हो गया, तो ऐड हो जाती है ना एफिशिएंसी। सो हियर इसका 18 लीटर पर मिनट था, दूसरे वाले का 12 था, और जो खाली कर रहा था उसका x था, लेकिन इन सबका कंबाइन कितना था, 10 था। तो मैंने क्या किया 18 + 12 + x = 10 लिखा,
तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 20 लीटर पर मिनट आ गई। तो माइनस का साइन यहाँ पे शो कर रहा है कि ये खाली कर रहा है, ड्रेनेज टाइप है, ठीक। तो अगर 20 लीटर पर मिनट के हिसाब से खाली करेगा तो अकेले जब पूरा टैंक भर जाएगा, और पूरा टैंक कितने लीटर का हमने माना हुआ है, 180 लीटर का हमने मान रखा है। तो अगर कंप्लीट टैंक को खाली करना है और केवल ये वाला टैप खाली करने के लिए अगर खोला जाए तो ये कितनी रेट से खाली करने वाला है, 20 लीटर पर मिनट से। तो 20 लीटर पर मिनट से अगर खाली करेगा और 180 लीटर को खाली करना होगा तो कितना टाइम लगेगा, सो टाइम इज 9 मिनट्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फ्रेंड्स A, B and C इन्वेस्ट ₹16,500 ईच टू स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर। तो मतलब 3 दोस्त हैं ABC जिन्होंने 16,500 रुपया एक साथ तीनों ने इक्वल अमाउंट को इन्वेस्टमेंट किया है। अब कह रहे हैं कि 4 महीने बाद B जो है वो अपनी आधी अमाउंट को विड्रॉ कर लेता है और C जो है वो अगले 4 महीने के बाद अपनी अमाउंट को जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा था वो डबल कर देता है। तो अगर फाइनली जो प्रॉफिट है वो अगर 24,000 रुपये निकल के आता है तो बताना है कि ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा इसमें से। तो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, उसी के रेशियो पे ही हमारा जो प्रॉफिट डिवाइड होता है। चलते हैं, तो ए ने किया 16,500, बी ने भी किया 16,500, सी ने भी किया 16,500। एज ए जो है वो पूरे साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो 16,500 को मैंने 12 मंथ होते हैं तो 12 से गुणा कर दिया। लेकिन बी जो है वो 4 महीने के बाद अपनी अमाउंट को आधा कर देता है। इसका मतलब क्या होगा कि 16,500 उसने तो 4 महीने के लिए किया, अगली बार उसने आधा कर दिया, 16,500 का आधा कितना हुआ, 8,250 हो गया। और इसको कितने महीने के लिए किया, इसको अगले 8 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया। तो जो बनेगी हमारी कैलकुलेशन कितनी बनेगी, 16,500 इंटू 4 इंटू 2 बनेगी। इसको मैंने कैसे सॉल्व किया आप देख सकते हो। अभी देखो 16,500 है, ये 4 है, ये 8,250 है, ये 8 है। इसका मतलब कि 8 को मैंने ब्रेक कर दिया 4 इंटू 2 में। क्यों ऐसा किया, इसकी तरीके बनाने के लिए बस। तो 16,500 इंटू 4 यहाँ पर भी है, 16,500 इंटू 4 इंटू 2 यहाँ पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि 16,004 इंटू 2 ही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसने क्या किया, 16,500 इसने 8 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन अगले नेक्स्ट 4 मंथ के लिए उसने डबल कर दिया। तो मैंने क्या किया, 16,500 को डबल कर दिया, 2 से गुणा कर दिया और 4 महीने के लिए किया तो 4 का और मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 16,500 इंटू 8 इंटू 2 आ गई। अब मैं इनका निकालूंगा क्या, रेशियो। तो 16,500 16,500 16,500 फिनिश, बचा कितना 12, 8 और 16। इनका रेशियो और सिंप्लीफाई किया, 4 से काट दिया तो 3 आया, 2 आया, 4 आया। इसका मतलब कि ए को मिलेगा 3 पार्ट, बी को मिलेगा 2 पार्ट, सी को मिलेगा 4 पार्ट। तो कितना मिलेगा, तो कितना टोटल पार्ट बन गया बताओ, 4 2 6 3 9, मतलब 9 में से 3 पार्ट मिलेगा किसको, 9 में से 3 पार्ट मिलेगा ए को। इसका मतलब कि 3/9 मतलब 1/3, 1/3 मिलेगा। बस समझ में आता गई। तो कितना प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट हुआ था 24,000 का, 24,000 का ए को 1/3 मिल जाएगा, मतलब कितना मिल जाएगा, 8,000 रुपये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द रिमाइंडर व्हेन 66666, ये कितनी डिजिट नंबर है, पहला क्वेश्चन समझाता हूँ। ये जो 66 लिखा गया है, एक नंबर बनाया गया है, ऐसे नंबर लिखते लिखते, और कितनी डिजिट का नंबर बन गया है, ये 66 डिजिट का नंबर बन गया है ऐसा। तो दिस इज लार्ज नंबर, इसमें 66 डिजिट्स हैं और डिजिट सारी सेम है, 6 जैसे आप लिख दो 2 2 2 2 ऐसा, या आप लिख दो 3 3 3 ऐसा, या आप लिख दो 9 9 9, कितनी बार 66 टाइम्स ऐसा नंबर, लार्जर नंबर है। ठीक, तो ये पूछा गया कि इस नंबर को अगर मैं 23 से डिवाइड करूँगा तो कितना शेषफल देगा, कितना रिमाइंडर देगा। अब बड़ा लार्ज नंबर है, आप ऐसा नहीं करोगे कि आप क्वेश्चन को करने के लिए आप बैठ गए भैया नंबर लिख करके, ये बड़ा नंबर लिखा आपने, लिख ही नहीं पा रहे हो, आपकी कॉपी से हट गया बाहर और आप इसको 23 से डिवाइड करने बैठ गए और वेट कर रहे हो भैया कब तक इसका शेषफल निकल के आ जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो ये थोड़ी कर सकते हो इनमें से, एग्जाम का क्वेश्चन है, सेकंडों में आंसर देना है, कंसेप्ट होगा, बिल्कुल कंसेप्ट होगा। अगर कंसेप्ट आपको नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को हिला तक नहीं सकते हो। तो आप पहले कंसेप्ट सीखो क्या है, कंसेप्ट जो होता है वही राजा होता है। ठीक है, चलते कंसेप्ट क्या है।
कंसेप्ट ये कहता है कि अब 23 था हमारा वहाँ पे डिवाइजर, 23 एक प्राइम नंबर है, तो कंसेप्ट ये है कि लेट p इज ए प्राइम नंबर और x एक नंबर एनी नंबर है जो कैसे बना हुआ है, किसी भी डिजिट के रिपीटेशन से बना हुआ, जैसे 2 2 2 3 3 3 4 4 4 9 9 ऐसे कुछ भी बना हुआ है। तो रूल क्या है कि x जो आपका नंबर ये है जो बनाया हुआ है आपने रिपीट करके, वो हमेशा डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा? x ऑलवेज डिविजिबल बाई p, लेकिन इफ x हैज p माइनस 1 रिपीटिंग डिजिट, मतलब कि अगर x पे कितनी डिजिट रिपीट कर रही हैं? p माइनस 1। अगर मान लो p 23 है तो 22 बार रिपीट करना चाहिए, अगर p 11 है तो 10 बार रिपीट करना चाहिए, अगर p 13 है तो 12 बार रिपीट करें, अगर p लेट्स से 7 है तो 6 टाइम्स रिपीट करें, या 6 टाइम्स रिपीट करें, या 6 का कोई मल्टीपल भी रिपीट कर सकता है, जैसे 6 बार, 12 बार, 18 बार ऐसा, या 12 बार, 24 बार, 36 टाइम्स, 22 टाइम्स, 44 टाइम, ऐसा नंबर बन सकता है। 22 डिजिट का, 44 डिजिट का, 66 डिजिट का, ऐसा कोई नंबर लार्जर रिपीट करना चाहिए, तो वो हमेशा क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। देख रहे हो कॉन्सेप्ट? लेकिन जो p है, प्राइम नंबर है, वो क्या होना चाहिए? वो हमेशा 5 से बड़ा होना चाहिए। ये 3 के लिए, 5 के लिए, 2 के लिए काम नहीं करता है। बस किसके लिए काम करेगा? 5 से बड़े प्राइम नंबर के लिए। जैसे 2 2 2 2 2 2 6 डिजिट नंबर है, तो ये p जो है 7 जो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर 7 है, तो मैंने क्या बोला? p माइनस 1 टाइम्स रिपीट हो, तो 7 माइनस 1 कितना हुआ? 6, तो 6 बार आया कि नहीं है? तो ट्रिपल टू जो है ये 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ऐसे देखो ये क्या है? 8 8 8 जो है 10 बार है, और ये कितना है? 11 है, तो p माइनस 1 कितना हुआ? 10 हुआ, तो ये हमेशा डिवाइड हो जाएगा इससे। क्लियर? तो बस क्वेश्चन इसी वे से आराम से कर लो। क्या है क्वेश्चन? देखो ये कितने डिजिट नंबर है? 66। 23 से डिवाइड करना है। 23 एक प्राइम नंबर है, 23 को एक आपने माइनस किया तो 22 हो गया, तो आपने देखा क्या 22 बार रिपीट है? नहीं, 22 बार तो रिपीट नहीं है, तो कितनी बार रिपीट है? 66 टाइम। तो आपके माइंड में आया कि 22 का ही तो मल्टीपल होता है 66, इसका मतलब क्या 22 बार हो, या 42 टाइम्स हो, या 66 टाइम्स हो, या 88 टाइम्स हो, एनी मल्टीपल ऑफ 22 हो, हमेशा क्या होगा? डिवाइड करता ही चला जाएगा। So that means the answer is 0। रिमाइंडर कितना आएगा? 0 हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या होता कि अगर ये 23 बार होता, 66 ना होकर 68 टाइम्स होता, 88 नहीं 90 टाइम्स होता, तब कैसे निकालते रिमाइंडर? बिल्कुल तब भी निकाल लेते, नंबर को ब्रेक करके। बस भैया अगर 80 टाइम्स है तो 22 का कौन सा मल्टीपल पहुंचेगा वहां पे? 88, तो 88 डिजिट बाहर कर लो और 2 जीरो लगा दो, और बाकी आप जो बचा उसको आप रिमाइंडर निकाल लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसके मल्टीपल से ज़्यादा डिजिट हैं तो आप क्या करो? उतनी मल्टीपल के डिजिट को हटा दो, बाकी जो पार्ट बचे राइट साइड में उससे निकाल दो आप रिमाइंडर डिवाइड करके। अब तो बड़ा टास्क नहीं रहा ना, क्योंकि भैया 90 डिजिट्स अगर है तो 88 का तो आपका 0 हो गया रिमाइंडर, बचा कितने डिजिट? 2 डिजिट का बचा, तो 2 डिजिट में तो आप सीधा डिवीजन करके देख लोगे। ठीक, नेक्स्ट इस क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, कह रहा cos 50 क्यूब प्लस cos 150 क्यूब का वैल्यू कितना होगा। दो क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? ये प्रॉपर्टी बेस्ड है, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी बेस्ड है। जैसे 180 प्लस माइनस का प्रॉपर्टी नहीं होता है, 180 प्लस माइनस 90 प्लस माइनस आप ब्रेक करते हो, तो 180 प्लस माइनस का है, तो cos 180 माइनस ए माइनस cos ए होता है। तो बस करना क्या आपको? cos 50 या cos 150 किसी को ब्रेक कर लो। अच्छा, इसमें गलती हो गई साइड मुझसे, ये 150 नहीं होगा, ये 130 होगा। क्यों होगा? आप समझ गए बात को? क्यों? 130 प्लस 50 कितना होता है? 130 प्लस 50 180 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लो, टाइपो एरर है, 150 नहीं होगा, 130 होगा। सो वी कैन से हियर, देखो यहाँ पे भी मैंने गलत लिख दिया है, 180 माइनस कितना रखना था हमें? ये 50 रखना था, तो 180 माइनस 50 क्या होगा? दिस इज अ 130 ऐसा, और ये भी क्या होगा? cos 130। इतना समझो कुछ मिस्टेक हुआ इसमें, इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अरे आगे तो क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। cos 50 और cos 130, तो cos 30 और cos 50 cos 130 जो होगा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा।
तो एक की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, एक नेगेटिव हो जाएगा और दोनों कट के क्या आ जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट अगेन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन अच्छा सा है, कह रहा है टू कंप्लीट अ सर्टेन जॉब पी अलोन वर्किंग टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज क्यू एंड आर टुगेदर टेक। अब बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा पहली चीज तो इसमें, क्योंकि ट्वाइस, थ्राइस, 11 टाइम्स इसे में घूम जाओगे। तो क्वेश्चन पहले समझ लो, क्वेश्चन बड़ा आसान है एक्चुअली। कह रहा है कि 3 लोग हैं पी क्यू आर, पी जितने टाइम का समय लेता है, क्यू और आर अगर मिलकर काम करें तो पी उसका डबल लेता है। समझ गए बात को? अगर क्यू और आर मान लो 10 घंटे मिलकर काम करते हैं तो पी उसी काम को करने के लिए 20 घंटे लेगा। और अगर क्यू अकेले काम करेगा तो पी और आर अगर साथ में काम करेंगे तो क्यू उसका 11 टाइम्स लेगा, मतलब 11 टाइम्स लेगा। अगर पी और आर मिलकर काम को 10 घंटे में करते हैं तो क्यू उस काम को 11 इंटू 10 110 घंटे में कर पाएगा। इतनी आपको बात समझ में आ गई? अगर तीनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो 4 घंटे में काम को, 4 दिन में काम को निपटा देंगे। तो ये पूछा है कि क्यू अगर अकेले काम करेगा तो उसको कितने दिन में खत्म कर पाएगा। पहले चीज तो क्वेश्चन समझ लो, फिर क्वेश्चन करने का तरीका समझ लो, क्योंकि ये जो टाइम्स होते हैं ना 11 टाइम्स, 10 टाइम्स, 2 टाइम्स, ये सब रेशियो है एक्चुअली, और उन्हीं से क्वेश्चन को आपको निकालना है एग्जाम में। अगर आपने इसको 1/P, 1/Q, 1/R से निकालना स्टार्ट किया ना तो आपको लग जाएंगे 3 मिनट, तो परेशान हो जाओगे आप। चलो, तो स्टेटमेंट क्या है, P वर्किंग अलोन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज Q एंड R टुगेदर टेक। स्टेटमेंट समझ लिया आपने कि भैया P को जो समय लगेगा Q और R जब मिलकर काम करेंगे तो उनका टोटल समय से ट्वाइस लगेगा। तो P इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Q प्लस R हमने लिख दिया यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि P जो है वो 1 यूनिट अगर काम करता है तो उतने ही समय में Q और R जो है वो 2 यूनिट काम कर लेंगे। भैया अगर हमारी एफिशिएंसी आपसे आधी है तो आप अगर 2 करोगे तो हम 1 ही तो करेंगे, तभी तो हम आपसे डबल टाइम ले पा रहे हैं। भाई अगर मेरी एफिशिएंसी आपसे आधी है तो आप अगर एक काम करने के लिए 1 घंटे लगाओगे तो मैं 2 घंटे लगाऊंगा, और उसी टाइम में आप अगर 2 काम कर लोगे तो मैं 1 ही कर पाऊंगा। फिर तो दैट मीन्स P डू 1 यूनिट ऑफ द वर्क, सो Q एंड R टुगेदर कैन डू 2 यूनिट्स ऑफ द वर्क। तो हमने क्या किया, इस टाइम को एफिशिएंसी में बदल दिया। आपको पता है कि एफिशिएंसी और टाइम क्या होती है, एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। भैया जो टाइम ज़्यादा लेगा मतलब उसका काम करने की क्षमता कम होगी, जो टाइम कम लेगा उसके काम करने की क्षमता ज़्यादा होगी, ऐसा समझ लो। सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया है, Q वर्किंग अलोन टेक्स 11 टाइम्स एज लॉन्ग एज P एंड R टुगेदर टेक। इसका मतलब क्या हुआ, Q इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ P प्लस R। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे इनका रेशियो लिखा है, P रेशियो Q प्लस R कितना है 1:2 है, और Q रेशियो P प्लस R कितना है हमारे पास 1:11 है। लेकिन एक चीज़ पता है कि जब साथ में काम करेंगे तो कंबाइंड जो एफिशिएंसी होगी वो तो नहीं बदल सकती है, दिस इज अनचेंज। भैया ये नहीं बदल सकती है कंबाइंड, तो चाहे P को Q R के साथ काम करा लो अलग से, Q को अलग कराओ, इनको अलग करा लो, R को अलग कराओ, इनको अलग कराओ, या ये रेशियो बदल सकता है बट अल्टीमेटली टोटल तो सेम होना चाहिए। तो कहने से भैया 1 + 2 कितना आया था, यहाँ पे 3 आया था, और यहाँ पे कितना इनकी आ रही है 1 + 11 12 हो रही है। तो ये तो 3 है वो 12 है, जबकि टोटल तो P + Q + R 12 ही होना चाहिए था, या 3 हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो मैंने क्या किया, 3 को 12 में बदल दिया। 3 को 12 में बदलने के लिए 3 4 12 है, तो रेशियो पे किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने से रेशियो देखो नहीं बदलता है। ये देखो रेशियो की ही प्रॉपर्टी है, ये सब रेशियो टॉपिक से अगर आपको आता है तभी आप इसको कर पाओगे। दैट मीन्स हमने 4 का मल्टीप्लाई किया तो 1 बन गया 4, 2 बन गया 8। अब देखो ये भी 4, अब देखो 4:8 हो गया, या 1:2 मान लो, रहा तो रेशियो 1:2 में ही ना। लेकिन क्या हुआ, एफिशिएंसी बराबर होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट कहता है। इसका मतलब क्या हुआ, 8 + 4 12 होना चाहिए था। तो कहने से P का वैल्यू यहाँ पे कितना मिल गया, 4 मिल गया फिर तो, और Q कितना मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया, तो R कितना आ गया 7 आ गया। तो ये इनकी देखो में क्या होगी, एफिशिएंसी पता चल गई। तो उसने ये पूछा था कि अगर उस काम को तीनों मिल के 4 दिन में कर लेते हैं तो Q अकेले कितने दिन में कर लेगा। तो अब ज़रा ध्यान दो कि तीनों की जो एफिशिएंसी मिल कितनी हो रही है, 12 हो रही है, और Q कितनी है 1 है। तो आप कह सकते हो कि अगर तीनों जो है उनकी एफिशिएंसी सिंस 12 है तो 12 यूनिट पर डे के हिसाब से अगर काम करेंगे तो उनको 4 दिन काम लगेगा, 4 दिन में काम कर पाएंगे। तो अगर मैं 12 यूनिट पर डे के हिसाब से मिलकर तीनों लोग काम करते हैं तो 4 दिन लगता है। तो अगर मैं एक ही यूनिट से काम करूं, क्यों, Q की जो एफिशिएंसी है वो 1 की है, तो Q अगर सिंगल से काम करेगा अकेले तो उसको कितना लगेगा, 12 4 जा 48,
4 गुना लग जाएगा, मतलब 12 गुना लग जाएगा। ऐसे बोल लो कि अगर मेरी इफिशियंसी अगर 12 की है तो मैं 4 दिन काम लेता हूँ। अगर मान लो मेरी इफिशियंसी 6 की हो जाए तो क्या 4 से आधा हो जाएगा, 2? टाइम ज़्यादा लगेगा ना। तो 4 का अगर मेरी इफिशियंसी आधी हुई है तो मेरा टाइम डबल होगा। अगर मेरी इफिशियंसी 1/3 हुई है तो टाइम ट्रिपल लगेगा। और अगर मेरी इफिशियंसी 12 से 1/12 हो गई, मतलब 1 हो गई है, तो मेरा टाइम कितना लगेगा, 12 टाइम्स लगेगा। नहीं, 12 हो जाए कितना हुआ, 48। तो देखो कोई भी किसी तरीके का कुछ भी वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को केवल लॉजिक से सोचो। ओनली रेशियो और परसेंटेज ही की है इस अर्थमेटिक की, आप समझ लो। कैसे उनको अप्लाई करना है ये सीख लो आप। किसी को रेशियो बहुत अच्छा आता है लेकिन उसके एप्लीकेशन करने नहीं आते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ रेशियो एंड परसेंटेज। ये टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं और इससे बहुत सारे लोग बहुत पजल्ड हो जाते हैं और इनको बहुत टफ टॉपिक समझने लगते हैं। तो दीज आर वेरी सिंपल टॉपिक, बस आपको रेशियो समझ में बस बहुत अच्छे तरीके से आ जाए कि रेशियो कैसे अप्लाई करते हैं और कहाँ अप्लाई करते हैं, आपको सब कुछ कमांड में आ जाएगी। ठीक, तो दिस इज़ द सेशन। अब अगले सेशन में हम लोग और ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस का अलग अलग क्वेश्चन किए जाएँ और बहुत सारे इसी तरह के कंसेप्ट बेस्ड जो बिना किसी फॉर्मूले के हो जाएँ, तो आप कमेंट करिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सेशन। एक बार क्वेश्चन को आप रिपीट करिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है।